सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने यूपी टेट मैथ्स की क्लास लेकर के। और यह मैथ की क्लास आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए सभी के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि गणित में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, वह प्रश्न आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। हर शाम 7 बजे यह क्लास आपको मिलती है। तो डेली 7 और 8 बजे क्लासेस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा। और अभी आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। अब हम लोग शुरू करेंगे आपके इन प्रश्नों को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसे आप जल्दी से इसको हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ष 2023 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब देखिए, यह आपका एक तरीके से कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, आपने किसी भी साल को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक नॉर्मल साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है जिसमें होते हैं 365 दिन, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में दोस्तों क्या होता है, एक दिन अधिक होता है, क्योंकि फरवरी जो हो जाता है वह 29 दिन का हो जाता है। तो ये कितना 366 दिन इसमें हो जाते हैं। ठीक है। अब किसी भी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है साल का, जैसे यहाँ पे 2023 का जो पहला दिन बुधवार बताया जा रहा है, तो 2023 एक साधारण वर्ष है, क्योंकि ये लीप वर्ष तो है नहीं, 4 से कट नहीं रहा है। अगर 2004 जैसे 4 से कटता है तो 2004 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। इसी तरीके से 2008, 2012 ये सभी लीप वर्ष हैं। 1996। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, मतलब 1 जनवरी जो दिन पड़ेगा वही दिन पड़ता है 31 दिसंबर को भी, यानी 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। यानी कि उसका अगला दिन जो 1 जनवरी 2004 होगा, 1 जनवरी 2004 जो होगा, 2004 जो होगा वह क्या होगा, 1 जनवरी 2004 बुधवार के बाद, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। ठीक है, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा 1 जनवरी 2004 को। इसी तरीके से 31 दिसंबर 2004 को भी क्या होगा, थर्सडे होगा। लेकिन 2004 क्या है, जैसा कि बताया मैंने, 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो एक दिन ज्यादा होगा। यानी कि 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, 2004 को होगा फ्राइडे। और आपसे पूछा है वर्ष 2005 का अंतिम दिन। अब वर्ष 2005 का फर्स्ट दिन क्या होगा, 2005 का फर्स्ट दिन होगा सैटरडे। ठीक है। और 2005 का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2005 भी क्या होगा, सैटरडे होगा, क्योंकि यह एक नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष के जो पहला 1 जनवरी होता है और 31 दिसंबर जो होता है उसका जो दिन होता है वह समान होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, 31 दिसंबर 2005 क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, केवल आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि पहला जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। ठीक है। और इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं कि हर वर्ष एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप पढ़े होंगे। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, एक साधारण वर्ष में होते हैं कुल कितने सप्ताह होते हैं। एक साधारण वर्ष में आपको पता है 52 सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन और एक सप्ताह में 7 दिन। तो 7 से भाग देंगे, 7 पच्चे 35, 7 से लगा 1 हो जाएगा 15 और 2 बार में जाएगा 52 और शेषफल बच जाएगा 1, यानी कि 52 वीक और 1 डे इतना होता है एक साल में। तो इस तरीके से कितने सप्ताह होंगे, 52। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए दंड आरेख में एक फॉर्म का वर्ष 2009 से 2014 तक गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। विषम वर्षों का उत्पादन सम वर्षों का कितना गुना है।
तो आपको जोड़ लेना है विषम वर्षों का उत्पादन। यह कैसे निकालेंगे, देखिए विषम वर्षों का उत्पादन आप निकाल लेंगे सबको जोड़ करके, और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है। जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे किसी लड़कों के हाइट में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि ये लड़का इससे छोटा है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको हम लोग रखते हैं बटे में, ठीक है। तो सम वर्षों को रखेंगे, सम वर्षों के उत्पादन को हम लोग रखेंगे बटे में वर्षों का उत्पादन। अब जोड़ लीजिए, देखिए 2009 क्या है, विषम वर्ष है, इसी तरीके से 2011 भी क्या है, विषम वर्ष है, 2013 भी क्या है, विषम वर्ष है। तो 90, 105 और 75, 75 और 105 हो जाएगा 180, या 90 ये कितना हो जाएगा 280, ठीक। तो ये हो गया 280। अब इसके बाद सम वर्षों का 2010 और 2012 और 2014, 2010 और ये कितना हो जाएगा 130 और 110 हो जाएगा 240 और 120 360, ठीक है। ये आ गया 360। अब इसके बाद वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए जोड़िए इसको, 105 और 75 ये हो जाएगा 180, और 180 में 90 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 270, ये आ गया 270। अब इसके बाद सम वर्षों का जोड़िए, सम वर्षों का कितना आ जाएगा 110, 130, 240, 120, 360। तो वैल्यूज रख दीजिए, विषम वर्षों का कितना है 270 और सम वर्षों का कितना है 360। शून्य से शून्य कटेगा, 9 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो बचेगा 3 और 4 नीचे, 3/4 कितना होगा 0.75। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। अब किसी भी आयत चित्र में इस तरीके से ही आयत चित्र होता है, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, और इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, हिस्टोग्राम जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस पे हमने वर्गों को दिखा रखा होता है, और वाई एक्सिस में इसकी ऊंचाई जो दर्शाती है वह बारंबारता दर्शाती है। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा उस वर्ग की बारंबारता, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। अब देखिए एक आयताकार टंकी इस तरीके से है और उसकी कुछ गहराई भी है, ठीक है। टंकी की गहराई भी है, मतलब कि यह घनाभ के आकार का है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए यह घनाभ के आकार का है। अब हमें पता होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये होता है घनाभ का आयतन। अब यहाँ पे ऊंचाई यानी कि गहराई, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इसका आयतन, तो हो जाएगा 6 गुणे 2.4 गुणे 1, ये आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, 14.4 मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। तो ये आ गया घनाभ यानी कि पूरे टंकी का आयतन। एक तरीके से अगर टंकी पूरी भरी हो तो उसका आयतन कितना आ गया 14.4। तो आधी टंकी का कितना हो जाएगा, इसी का आधा कर दीजिए, आधी टंकी का जल का आयतन कितना हो जाएगा 14.4 बटे 2, तो ये आ जाएगा 7.2 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 7.2 मीटर क्यूब। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 6 है, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई है। अब वही घनाभ का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, ठीक है। आपको पता है इस तरीके से कुछ झील होता है, तो इसको हम क्या मानेंगे, घन के आकार का मानेंगे। आइडियली घन के आकार का नहीं होता है, लेकिन आइडियल हम मानेंगे तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे घनाभ का आयतन, जैसे हम लोग निकालते हैं, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई
या गहराई जैसा यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखिए पूरा इसका आयतन हमको दिया गया है, 1200 घन मीटर पानी है। तो झील का आयतन हमको दिया गया है 1200 और लंबाई हमको दिया गया है 40 मीटर, चौड़ाई हमको दिया गया है 10 मीटर और गहराई, ऊंचाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, गहराई लिख सकते हैं। गहराई आ जाएगा, गहराई 1200 बटे 40 गुणे 10, 0 0 0 0 कट जाएगा और 4 से काटिए 12 को 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3। तो किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर में दी गई हैं। तो इस तरीके से गहराई कितना आ गया, 3 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल है। तो प्रश्न को आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए कहा गया कि एक आयताकार पार्क है जो 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पहले पार्क को डिफाइन कर दिया है इसने कि पार्क जो है वह 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ये 45 और ये 30, ये पहले से फिक्स है। अब इसके बाद 2.5 मीटर चौड़ाई में रास्ता निकला हुआ है, 2.5 मीटर चौड़ाई में रास्ता हर तरफ से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये 2.5 मीटर अब कितना हो जाएगा, ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर मिलके ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 50 और ये टोटल कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमको बताना है। इसी रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो शैडो वाला एरिया है, इसी एरिया का हमको क्षेत्रफल बताना है। अब इसका क्षेत्रफल हम किस तरीके से बताएंगे, देखिए जो बाहर का पार्ट है यह भी आयत है, जो अंदर का पार्ट है यह भी आयत है। तो बाहर वाले आयत का हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और अंदर पार्क का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो पूरे पार्क का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, पूरे का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 35 और पार्क का, केवल पार्क का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 45 गुणे 30 और रास्ते का अगर निकालना चाहें हम लोग तो पूरे का माइनस पार्क का, तो पूरे का माइनस पार्क का, तो पूरे का कितना हो जाएगा 0 और 5 बच्चे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 15 17, 1750 मीटर स्क्वायर और इसका पार्क कितना हो जाएगा 0 और 3 बच्चे 15 हाथ से लगा 1, 3 चौक 12, 1 13, 1350 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से रास्ते का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8 है। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमाप जो होता है वर्ग का वह होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 4 गुणे भुजा की, जो कि दिया गया है 4a + 8। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 गुणे भुजा बराबर हो जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 2, ब्रैकेट लग गया। अब भुजा बराबर अगर हमने लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा a + 2, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, यह 4 यहाँ बटे में आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। तो भुजा कितना हो गया a + 2 और एरिया वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है जो कि होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a + 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा a² + 2 × 2 × a यानी कि 4a, फिर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो a² + 4a वर्ग इकाई ऑप्शन ए में दिया गया है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही होगा इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं।
आप लोग पहले ही कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। आप लोग सभी लोग कमेंट करते जाइए। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM पर चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है। अब बोल रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह 7:29 PM पर निकली है, यानी कि शाम को 7:29 पे वह निकली है और गंतव्य स्थान पे पहुंचने में उसने लिए हैं 17 आवर्स और 42 मिनट्स। और उसके बाद यह तो बता दिया कि कितना समय उसने लिया, लेकिन आपको यह नहीं बताया कि कितने बजे पहुंची है। कितने बजे पहुंची है यही आपको निकालना है। मतलब कि इसी 7:29 के बाद जब 17 घंटे 42 मिनट बीत जाएंगे तो क्या समय हुआ रहेगा, यही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपको पता है नॉर्मल सी घड़ी आप घर में यूज करते हैं जो 12 घंटे वाली, उसमें क्या होता है AM PM होता है। AM कब होता है? रात के 12 बजे के बाद AM स्टार्ट होता है। ठीक है, रात के 12 बजे बाद AM स्टार्ट होता है, अगला दिन स्टार्ट होता है। अगले दिन के साथ AM, जैसे A से याद रखिए आप, A से आपका ABCD स्टार्ट होता है, वैसे ही AM से अगला दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 बजे के बाद क्या बजता है? 00:01 AM। ठीक, इसी तरीके से फिर 1 घंटा बीतता है तो 1 AM हो जाता है, 1 बज जाते हैं। फिर 2 बजते हैं, 2 AM, 3 बजता है, 3 AM। फिर उसके बाद 4 AM, 5 AM। जब हम लोग उठते हैं सुबह तो AM में उठते हैं, ये जानिए। ठीक, तो इस तरीके से अब इसके बाद 7:29 पे जब गाड़ी चली है तो आप जब नॉर्मल इस तरीके से सोचिए, आज शाम के 7:30 बज रहे हैं तो 12 घंटे बाद जो 7:30 बजते हैं यानी कि सुबह में, तो वह कितना, दोनों के बीच में कितना गैप होता है? 12 घंटे का। तो 12 आवर के बाद आप इस तरीके से समझिए कि 7:29 AM हो रहा होगा। ठीक है, 7:29 PM पे जो गाड़ी चली है वह 12 घंटा जब चल लेगी तो 7:29 PM होगा। ठीक है, लेकिन कुल गाड़ी चली है 17 घंटे, यानी 12 घंटे से भी ज्यादा। तो 12 घंटे से कितना ज्यादा? 5 घंटे 5 आवर 42 मिनट इतना चली है। ठीक है, अब यही आपको निकालना है। 12 घंटे चल लेगी गाड़ी तो 7:29 AM हो जाएगा। फिर इसमें जोड़िए आप 5 आवर 42 मिनट और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अब मिनट मिनट आप जोड़ेंगे, 29 मिनट पहले हुआ था, 42 मिनट इसमें और आप जोड़ोगे तो 1 और 1 आपको और 11 मिनट मिल जाएगा। मैं 1 क्यों लिख रहा हूं? देखिए 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा और 1 हासिल आएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए 60 मिनट के बाद फिर वह घंटे में बदलने लगता है। तो 29 मिनट और 42 मिनट को आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 और 6 एक साथ 71 मिनट। 71 मिनट को 1 आवर और 11 मिनट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 11 मिनट हमने लिख दिया, 1 आवर को हम इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12, और 12 के बाद क्या बचता है? 13, जिसको हम लिखते हैं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्या, यहाँ पे AM, फिर रात को क्या होगा? बदल जाएगा तो 1 PM यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 1:11 PM पे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको अंदाजे की बात है और किस तरीके से समय को कैलकुलेट करते हैं इसकी बात है। ठीक है, हमारे अंकों का कैलकुलेशन अलग होता है, समय का कैलकुलेशन अलग होता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। तालिका में देखिए क्या दिया गया है? स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, फरीदाबाद स्टेशन और मथुरा स्टेशन दिया गया है। और निगमन मतलब होता है निकलने का समय, आगमन मतलब आने का समय, फिर निगमन निकलने का, आगमन आने का। फिर देखिए बसेस दे दी गई हैं, 3 अलग अलग बसेस दी गई हैं। अब पहली बस जो है वह नई दिल्ली स्टेशन से निगमन समय 7:15 पे निकल रही है और फरीदाबाद पहुंच रही है 8:22 पे। फिर वहां से 8:20 घंटे, जैसे कि 12 बजे के बाद हमारी घड़ी में 1 बज जाता है, वैसे ही 24 घंटे वाले को अगर हम लोग जोड़ें तो उसमें
12 बजे के बाद 13, 14, 15 ऐसे 24 घंटे तक चलता है। ठीक है, तो 24 घंटे जैसे आपको नहीं समझ में आते हैं तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 19 बज के अगर 15 मिनट हो रहे हैं तो इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है कि ऐसे घड़ी में कितने बज रहे होंगे, 12 घंटे जिसमें होते हैं घड़ी में, तो इसमें से 12 घटा देते हैं। तो 19 में से 12 घटाएंगे कितना बजेगा, 7। तो ये 7:15 हो रहे हैं शाम के। ठीक है, रेलवे या ट्रेवल में यही 24 घंटे वाली घड़ी जो होती है वह जनरली यूज होती है। IRCTC में ट्रेनों में भी आपने देखा होगा कि यही घड़ी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब यह आपको दे दिया गया है, तो इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेगी। अब सभी बसों का टाइम आपको कैलकुलेट करना होगा ऐसे कि वह दिल्ली से मथुरा कितने समय में पहुंच रही है। दिल्ली से मथुरा, ठीक है, नई दिल्ली से निकलने के बाद फिर मथुरा तक पहुंचने में, मतलब यही दो टाइम आपको 7:15 के बाद जो 12:40 पे, एक तरीके से समझिए। फिर इसके बाद दूसरी बस 12:30 से 6:10, फिर तीसरी बस 4:45 से 9:55। ठीक है, तो अब पहली बस का अगर जोड़ा जाए, पहली बस को अगर आप देख रहे हैं तो 19:15 पे निकल रही है, यानी कि शाम को 7:15 पे निकल रही है और पहुंच रही है 0040 पे, यानी कि रात के 12 बजे के बाद 40 मिनट। ठीक है, अब यहां से आप अगर जोड़ने का प्रयास करें तो शाम के 7:15 अगर हम लोग 7 ही मान लें तो 7 के बाद बचते हैं 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 7 में अगर हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5 घंटे। 7 के बाद 8 बजेगा, 9, 10, 11, 12, 5 घंटे ये बस चलेगी। तो कितना बच जाएगा, 12:15 बच जाएगा, 12:15। तो यह जो बस समय ले रही है यह 5 घंटे में, देखिए 5 घंटे में क्या हो जाएगा, 12:15 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 40 मिनट, तो 40 में से 15 मिनट आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 25 मिनट। तो ये जो बस समय ले रही है वह कितने देर का ले रही है, यह समय ले रही है 5 घंटे 25 मिनट का। यहाँ से हमने जोड़ दिया, यहाँ पे अगर हम समय लिखें तो 5 आवर 25 मिनट यह बस ले रही है। इसी तरीके से यह देखिए 12:30 पे चल रही है, 12:30 पे, यानी कि दोपहर के 12:30, और पहुंचा कब रही है, 6:10 पे, 6:10 पे। तो 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 12 में अगर हम लोग 6 घंटा ऐड करते हैं तो ये बजता है 6। ठीक है, अब 12:30 पे चल रही है और 6:10 पे पहुंच जा रही है, तो कितना गैप हुआ समय में, यह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6:10 में से 12:30 माइनस करेंगे। तो आप इस तरीके से जोड़िए कि 12:30 में अगर 6 घंटे जोड़ा जाए तो 6:30 हो जाएगा, लेकिन 6:10 पे ही पहुंच जा रही है, तो 6 घंटे से पहले ही पहुंच जा रही है। तो यह कितना समय ले रही है, 5 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे से 20 मिनट कम। अब इसके बाद देखिए शाम के 4:45 पे चल रही है, यानी कि आप मान लीजिए 5 बजे, 5 बजे के बाद पहुंचा रही है कब, 9:55 पे, यानी कि 10 बजे। तो 5 में 5 जोड़ते हैं हम तो कितना मिलता है, 10 मिलता है, और 15 मिनट यहाँ पे पहले चली है। ठीक है, 15 मिनट पहले चली है तो 5:15 हो गया, और यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंची है तो 5 मिनट घटा दीजिए, तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। तो अब सभी को कंपेयर कर लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे कम समय में पूछा गया, सबसे कम समय में, तो ये 5 घंटे 25 मिनट, ये 5 घंटे 40 मिनट, ये 5 घंटे 10 मिनट। सबसे कम समय जो ले रही है वह बस 3 ले रही है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 11 है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित मतलब खुद से सीखे हुए भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, ये थे श्रीनिवास राजानुमन, श्रीनिवास राजानुमन। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको पता है इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है,
गणित का सार संग्रह के लेखक हैं। गणित का सार संग्रह के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त। कौन है? तो ऑप्शन सी महावीराचार्य, ये जो है वह गणित सार संग्रह के लेखक हैं, महावीराचार्य। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिक विधि, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो इसमें जो विधि नहीं सम्मिलित है वह है आनुवांशिक विधि। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान दिया करिए, पिछले भी क्वेश्चन में नहीं ही पूछ रहा था आपसे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं सही है, जो कथन नहीं सही है गणित में प्रतिचित्रण के लिए, उसको हमें खोजना है। तो प्रतिचित्रण का मतलब होता है इंग्लिश में मैप या मैपिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब मैप क्या होता है ये आप सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, किसी चीज को गणना करना, उसको चित्र के माध्यम से समझना, ये सारी चीजें क्या है? मैपिंग है। तो प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है यह कथन। इसके बाद देखिए प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, अनुपात हम लोग मतलब एक की तुलना में दूसरा कितना है इसको प्रोत्साहित करता है, ये भी कथन सही है। इसके बाद देखिए प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो बिल्कुल प्रतिचित्रण जो है वह गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है इस कथन में कि नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। बिल्कुल, मैपिंग को कई सारे मैथ के अलग अलग भागों से जोड़ करके अच्छे से समझा जा सकता है गणित के कॉन्सेप्ट को। तो गलत स्टेटमेंट जो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिचित्रण गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए? एक रचनात्मक कक्ष में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। तो बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को जो है वह अपने जो भी उनसे गलतियां होती हैं वह खुद ही ढूंढने देना चाहिए। स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बी जो है, विद्यार्थियों को त्रुटि रटने के लिए कहना। विद्यार्थी जहां गलती कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसके त्रुटि जो भी वह गलती कर रहा है, गलती को रटना। ऑप्शन बी देखिए फिर से, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। विद्यार्थी को सूत्र रटने के लिए कहना, जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले को पहले समझने की, उसका जहां से फॉर्मूला आ रहा है उसको समझने की जरूरत होती है। तो फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, प्रैक्टिस से आपको खुद ही वह फॉर्मूला समझ में आने लगता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्ति होती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को गणितीय समाधानों के अपने अर्थ बनाने देना। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, यह सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। अब इसके बाद अगला देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 गुणे 4 ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तक पे इसे 27 गुणे 4 उतारा तथा बगल में दर्शाए अनुसार हल किया। इस तरीके से उसने हल कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए, उस विद्यार्थी को कक्षा में सतर्क रह करके 0 अंक देना चाहिए, उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 3 अंक देना चाहिए। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने उस प्रश्न को गलत क्यों उतारा और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। अब देखिए 29 गुणे 4 को उसने लिख लिया है 27 गुणे 4, और उसने 27 गुणे 4 देखिए 4 सत्ते 28 के 8 उसने लिखा है और 2 हासिल लिया है। ठीक है, 2 हासिल इधर आएगा। ठीक है, ये इधर है समझ लीजिए। तो 2 और फिर
4 दूनी 8 और 2 10, मतलब प्रक्रिया उसने गुणा जो है वह सही किया है। ठीक है, तो विद्यार्थी से आपको यह जानने का मतलब यहाँ पे जो सही चीज है, क्या आप करेंगे एज ए टीचर, यह पूछना चाह रहा। तो एज ए टीचर आप उसको फुल मार्क्स दोगे और यह जानने की कोशिश करोगे कि उसने गलत क्यों उतारा। ठीक है, क्योंकि कई चीजें गलत हो जाती हैं बाय ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मिस्टेक, और कई बार मान लेते हैं देखने में अंतर हो जाता है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानने की कोशिश करेंगे और उसको जो आप सिखाना चाह रहे थे गुणा वह सीख रहा है, और उसने जो लिखा है कॉपी में वह सही किया है उसने, इसके लिए उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। गणितीय संप्रेषण, मतलब गणित के भाषा में वह कम्युनिकेट करे। दूसरा, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, और धारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तो सबसे अच्छी जो किसी स्टूडेंट में जो चीज हो सकती है, जो आपको आंकना चाहिए, जो भी किसी भी टीचर को विद्यार्थी में देखना चाहिए, वह अवधारणाएं, जो भी कॉन्सेप्ट है, ना समझ में आने पर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, क्योंकि यही चीज है जो विद्यार्थी को सीखने में मदद करना चाहिए, और इस प्रवृत्ति को आपको हमेशा प्रमोट करना चाहिए बच्चों में। ठीक है, हमेशा बच्चों से बोलिए कि जो भी आपको नहीं समझ आ रहा पूछिए, इसीलिए टीचर बोलते हैं क्लासेस में। आपने भी अपने टीचर्स को बोलते हुए सीखना होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है। देखिए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। पहले पहले विभिन्न आकृतियों का सूत्र बताना बच्चों को यह बिल्कुल नहीं सही होगा। इसके बाद देखिए, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो पहले पहले क्षेत्रफल जब भी आपको बताना होगा तो आप बच्चों को विभिन्न विभिन्न आकृतियों के बारे में और वह कितना स्थान घेर रहे हैं इसके बारे में से शुरू कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। यह स्टेटमेंट जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पत्ते, नोटबुक या हथेली जो है यह आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये भी सही नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, इकाई वर्ण गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी नहीं सही रहेगा। जो ऑप्शन बी है आपका, बच्चे को क्षेत्रफल सिखाने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्षेत्रफल से परिचय कराने के लिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं। शिक्षक जो होते हैं वह शिक्षण उपकरण जो होते हैं, मतलब जो शिक्षक शिक्षा में सहयोग देते हैं उसके माध्यम से शिक्षण को रोचक बना देते हैं। यह कथन जो है वह किसका है। रस्क, नन, मेकन तथा रॉबर्ट्स या वंशीधर का। तो यह जो कथन है वह मेकन तथा रॉबर्ट्स का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 20, एक दिए हुए आयतन और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। अब दो चीजें आपको, जैसे कभी आप देखते हैं तो क्या होता है, दो अलग अलग क्षेत्रफल की बात यहाँ पे की जा रही है, मैं चीजों की बात कर रहा हूँ। आपको कभी लगता है कि हाँ वो स्पेस बड़ा है और ये स्पेस छोटा है, वो चीज बड़ी है ये चीज छोटी है, लेकिन जब उनको आप एक स्थान पे रखते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ वो चीजें समान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कागज के प्रयोग से या पैमाने के प्रयोग से या जियो बोर्ड के प्रयोग से या आरेख ग्राफ के प्रयोग से। अब देखिए, सबसे उचित
जो मेथड होगा वह ग्राफ का प्रयोग होगा, क्योंकि ग्राफ में बनी रहती हैं यूनिट्स, और इन यूनिट्स में अगर आप किन्हीं भी चीजों को रख के देखोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ कौन सी चीज कितना स्पेस ले रही है, जगह घेर रही है। तो सबसे उचित जो होगा वह आरेख ग्राफ के पेपर से के प्रयोग से आप बच्चे को समझा सकते हैं कि हाँ जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वह बड़ा ना होकर के, यहाँ पे देखिए आयतन लिख दिया है, इसको आयत कर लीजिएगा आप। तो आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वह ग्राफ के माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि समान है। ठीक है, उम्मीद है इस तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे, और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उन क्वेश्चंस को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, या उसके कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत आई होगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, बस आप कमेंट करिए ये क्लास आपको कैसी लगी, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है, जिससे सभी जो आपके मित्र हैं वह अच्छी तैयारी कर पाए। अब देखिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास आती है आपको क्लास मिल पाए। और इसी तरीके से 8 बजे आपको रोज क्लास मिलेगी चैनल पे, और 7 बजे, यह जो मैथ की क्लास है 7 बजे, और जो बाकी क्लासेस हैं वह आपको 8 बजे। ठीक है, हम रोज प्रयास करते हैं आपके लिए डेली क्लास लेकर के आने का, लेकिन कभी कभी गैप हो जाते हैं, तो 7 और 8 बजे आप जरूर चेक करा करिए चैनल को, और अपने तैयारी को बेहतर किया करिए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।